नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत, इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज करें, सीएम धामी बोले, पुलिस अफसरों को दिए निर्देश। भाजपा ने शुरू किया विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण, 17 फरवरी से उत्तराखंड में होगी कार्यशाला। उत्तराखंड में आज हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी, अलग अलग जगह पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। खटीमा में जमीन विवाद पर दो व्यवसायी भिड़े, रामलीला मैदान में हुआ विवाद, एसडीएम तुषार सैनी ने दोनों को किया तलब। आईआईटी रुड़की की नई रिसर्च में मानसून परिवर्तन को लेकर खुलासा, पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और हिमपात की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां तिब्बती मार्केट के सामने हुए हत्याकांड के मामले में दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य शूटर और उसके सहयोगी को अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रायपुर के लाडपुर जंगल और लालत पप्पर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रुड़की से है, जहां बिजली विभाग की नीतियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। स्मार्ट मीटर, रोस्टिंग और रात की छापेमारी से परेशान किसानों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। रुड़की के अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय उस समय किसान आंदोलन का केंद्र बन गया, जब भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान बिजली समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व कर रहे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बार बार की जा रही बिजली छापेमारी से किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धामी धाकड़ धामी बोलना ही है। मुख्य मांग तो जो हमारी स्मार्ट मीटर को लेकर इस स्मार्ट मीटर को हम किसी भी कीमत ग्रामीण क्षेत्र में लगन नहीं देने के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो। मैंने तोड़ तोड़ का फकेल देगा यहाँ से। अगर ये जबरदस्ती पाओगे, चाहे कुछ भी पुलिस लाओ, मिलिट्री लाओ, जो इन्हें लड़ा लाओ, पर ग्रामीण में इन्हें घुसड़ने देने के मीटर लेकर हम जो पहले सिंपल मीटर है वही रहेंगे। इनका हमें पता है, झांसा दे रहे, धोखा दे रहे, इनसे इनके यहाँ चिप लगी हुई इनकी। यही तो बैठे बैठे से बंद कर देंगे। एक उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा रखी है, कंपनी तो पैसे देकर बनवाई गई। दरअसल में विपरीत काल विपरीत बुद्धि, इनके ऊपर सरकार का हाथ है। और ये धामी सरकार, मैं तो ये कहूंगा कि धामी धाकड़ धामी बोलना ही है। जो धाकड़ ठग सरकार है, वो इन्होंने कहीं ना कहीं लूट का एक जुल्मा सोच लिया कि भाई आगे तो सरकार आती उतनी नहीं, जितना लूट सको उतना लूट लो। और इन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी प्रदेश है, वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी, इतने बड़े प्रदेश है, एक तो इन्होंने यहाँ जो एस सी आई है नया, इसने तो यहाँ से स्मार्ट मीटर फेल लगाने शुरू कर दिया, जबकि यहाँ उत्तराखंड सरकार ने भी, खुद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के ये कहा था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, निरस्त करती थी। और किसान को और मजदूर को राहत दी जाएगी, 5-10 हजार रुपए का जो किसी का बिल होगा उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये उसके बावजूद भी जो एससी अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि ये किसानों से ना उलझ, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, इसे भुगतने पड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े हुई अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर
तीखा हमला बोला है। राजधानी के तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास हुई इस वारदात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गणेश गोंदियाल ने कहा कि कांग्रेस पहले ही से ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी देती आ रही है और 1 महीने के भीतर 4 हत्याएं होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में खुलेआम गोली मारकर हत्या की जाती है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और हाल के दिनों में कई जघन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले राजस्व न्यायालयों में व्याप्त घोर अनियमितताओं के विरोध में नैनीताल व हल्द्वानी जिला बार एसोसिएशन ने नैनीताल कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए काम बहिष्कार किया। काम बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार मौखिक लिखित रूप से राजस्व विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के समाधान के निदान हेतु आग्रह किया गया, बावजूद इसके समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में अधिवक्ताओं की मांगों का हल नहीं किया गया तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए मजबूर होना पड़ा। तहसील स्तर और ये प्रशासन स्तर पर इतना और भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं। और यहाँ फाइलें खो चुकी है और फाइलों में पेपर नंबर नहीं पड़े हुए हैं और जो है तारीख पर तारीख दी जा रही, कोई वो नहीं है। टाइम पर रिपोर्टें नहीं आ पा रही हैं, टाइम पर डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं और जिन अधिवक्ताओं को के साथ बदतमीजी की गई थी उनके नाम बताएं, अभी तक प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे उत्तराखंड की बात है वैसे, लेकिन हमने नैनीताल जिले को किया है क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमने बहुत ही सामान्य सी मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दे दिया, मौखिक आश्वासन, मौखिक निवेदन कई बार कर दिए। उसके बाद भी हमें पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 27 तारीख को हमें धरना दिया और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो आज पूरा जिला बंद करने को हम विवश है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में श्रीयंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में मिला लहूलुहान शव और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने दोषी के चेहरे के पीछे छिपे खौफनाक सच को उजागर कर दिया। जिस युवक की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी, उस ब्लाइंड मर्डर केस में आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने दिन रात एक कर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, हर संदिग्ध कड़ी को जोड़ा और आखिरकार शक की सुई उस जगह पर जाकर रुकी जहां कोई नहीं बल्कि मृतक का करीबी दोस्त अरविंद उर्फ शिवम निकला। घटना के बाद वो मथुरा भाग गया, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा और उसे वहां से धर दबोचा। थाना कनखल में 7 फरवरी के शाम के समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्रीयंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल संबंधित हमारा जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहाँ कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में शहर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी फिरोज गांधी को गिरफ्तार किया है। उसका एक अन्य साथी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में 5 और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 5 मुकदमे दर्ज हैं। पहले एक मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली भी लग चुकी है। मामले के खुलासे में पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए सुराग जुटाए। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से। पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में बिजली विभाग के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष मास्टर दीपक लखमान ने पत्रकार वार्ता कर बिजली विभाग के अधिकारियों पर किसानों और गरीब जनता के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष मास्टर दीपक लखमान का आरोप है कि जब बच्चों की परीक्षाएं सिर पर हैं, ऐसे संवेदनशील समय में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसानों व गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी विभागों पर बिजली के लाखों करोड़ों रुपए बकाया हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि आम जनता को बिना किसी पूर्व सूचना के परेशान किया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय कार्य जो है के द्वारा या सरकार के द्वारा ये हो रहा है। और होता है किन दिनों होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च, जब परीक्षा के दिन नजदीक हैं, बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए, और माँ बाप का एक कनेक्शन अपने बच्चों के भविष्य से कहीं भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। परंतु इस देश के अंदर इस समय रोजगार की स्थिति पिछले दिनों आपने देखा, रोजगार है नहीं। इस समय कनेक्शन ये बकायदा काट दिए द्वारा एक किस्म से दलाल कमीशन खोर छोड़ रखे हैं। ये कर्मचारी नहीं है। अगर ये कर्मचारी होते तो ये भी इंसान होने चाहिए थे। सरकार का आम जनता को लूटना एक जो है वो व्यापार बन गया है। सरकार हर तरीके से आम जनता को लूट रही है, कसोट रही है। इस तरीके से बिजली के बिलों के माध्यम से भटकाया जा रहा है। एक इसमें होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में दिन दहाड़े है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गढ़वाल राजीव स्वरूप ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिन में अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। उन्होंने कहा कि जिला एसपी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्रित कर लिए हैं। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। इनको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं
उनको उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ स्थित यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मनमाने तरीके से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि कई कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है, जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। मजबूर होकर कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला लिया। इसी क्रम में कर्मचारियों ने डोईवाला तहसील पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले तो बड़ा ही हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी प्रबंधन के लिए आपका सहायक श्रम से लेकर उससे लेकर राज्य के जिलाधिकारी महोदय तक शिकायतें की जा चुकी हैं, जिन शिकायतों में पुष्टि भी हुई है कि हाँ श्रमिकों के साथ गलत हुआ है। जो 10-15 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे और स्किल्ड कार्य कर रहे थे, उनको अकुशल का वेतन वहाँ पर दिया जा रहा था। उनके साथ इनका बर्ताव बहुत गलत होता है। अब आप ये समझ सकते हैं, पहले तो मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारी इन श्रमिकों की लड़ाई में हमारी प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी जी के पति श्री मंगल सिंह जी आज उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच पहुँचे हैं और उनको समर्थन दिया है अपने कर्मचारियों की। लाल तप्पड़ जो क्षेत्र है वो आपकी ग्राम सभा में आता है, तो आपने हमारे श्रमिकों को समर्थन दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको इस चीज़ से अवगत करवा दूँ कि मेरी धर्मपत्नी निशा देवी गांव की प्रधान है और वो किसी वजह से आज इस धरना प्रदर्शन में जो ये ज्ञापन देने हम तहसील प्रशासन में आए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाई है, तो उसके प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि काफ़ी टाइम से जो यूरोका फोर्ब्स कंपनी की शिकायतें हमारे पास भी काफ़ी शिकायतें आ रही है और हमने भी तहसील प्रशासन में और जो लेबर कोर्ट है उसमें भी काफ़ी शिकायतें की हैं। मैं लाल तप्पड़ यूरोका फोर्ब्स कंपनी में संविदाकार श्रमिक के रूप में कार्य करता था। मुझे 15 से 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी में। तो क्या हुआ कि हमें नॉन स्किल्ड का काम कराया जाता था, मतलब नहीं स्किल्ड का काम कराया जाता था और नॉन स्किल्ड का पैसा दिया जाता था। जब हमने इसकी शिकायत श्रम विभाग से की तो श्रम विभाग ने क्या किया कि उन्होंने रिपोर्ट में तथ्य में सही पाया गया। और हमारी जो मांगे हैं उसमें इन्होंने, जैसे हम पहले यानी कुशल कर्मचारी का काम करवाते थे हमारे से और अकुशल का ही वेतन दिया जाता था हमें। और जब हमने शिकायतें श्रम विभाग में की तो श्रम विभाग में ये तथ्य सही पाए गए, तो उन्होंने इस एविडेंस के बेस पे ठेकेदारों के कार्रवाई की कंपनी पे और ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। और अब खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड और एडीबी खंड के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर काम बहिष्कार कर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूरे दिन कामकाज पूरी तरह ठप रखा और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी एक सूत्री मांग लंबे समय से लंबित है और कई स्तर पर पत्राचार के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। प्रांतीय और जनपद कार्यकारिणी के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू किया गया है। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने कहा कि यदि विभाग द्वारा उनके पारस्परिक स्थानांतरण को जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसी के साथ 13 फरवरी को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून का भी घेराव किया जाएगा। हमारा प्रदर्शन एक सूत्री मांग को लेकर है। हमारा पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर एक सूत्री मांग है जो हमारी प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष द्वारा उसको लेकर कभी शासन स्तर कभी शासन द्वारा प्रमुख अभियंता को बस लटकाए जा रहे हैं हमारी मांग, जबकि ये पावर हमारे प्रमुख अभियंता महोदय के पास है। जो स्थानांतरण पारस्परिक है उसमें ना कोई वित्तीय लाभ किसी को उनको सरकार के पास को पड़ता है, ना किसी कर्मचारी की कमी होती है। एक कर्मचारी जाता है और दूसरा कर्मचारी आता है और हमारे ट्रांसफर एक्ट में भी ये स्पष्ट लिखा हुआ कि ये पावर हमारे प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष महोदय के पास है। विभिन्न बिंदुओं पर हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसमें उनका ट्रांसफर से संबंधित मसले हैं एवं अन्य मसले भी हैं जिसके लिए उनका हड़ताल है। नहीं, ये तो नीतिगत मामलों पे है तो वो उच्च अधिकारियों के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगामी साल 2027 उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के लिए पहले से ही असाधारण रूप से व्यस्त रहने वाली है। इसी साल नंदा राजा जात यात्रा भी आयोजित होनी है, जिससे दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
राज जात यात्रा उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ा आयोजन है। इसे 2026 में कराना या 2027 में स्थगित करना, दोनों ही विकल्पों पर समिति को ही निर्णय लेना है। अगर ये यात्रा 27 में होती है तो कुंभ मेला, विधानसभा चुनाव, चारधाम यात्रा और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों के बीच सरकार व प्रशासन को असाधारण समन्वय, संसाधन प्रबंधन एवं संवेदनशीलता दिखानी होगी। आने वाले समय में इस यात्रा को लेकर लिया जाने वाला निर्णय ये भी तय करेगा कि सरकार आस्था, परंपरा और प्रशासनिक क्षमता के बीच किस तरह संतुलन साधती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ मेले से संबंधित सभी तैयारियां 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। साथ ही कुंभ की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण काम भी तय समय के अंदर पूरे हों। यही नहीं, निर्माण से संबंधित कामों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां हमसे प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर जितने भी चारधाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा चारधाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए करते हैं। सर, एक देखिए, कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियाँ अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं, इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। देखिए, सरकार के लिए 2027 चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश में अर्धकुंभ होना है और उसके अलावा यहाँ पे चारधाम यात्राएं होती हैं। इस समय नंदा देवी राजजात, जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा जिसको कहा जाता है, उसको लेकर के भी जानकारी आ रही है कि वो भी अगले वर्ष होने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होने हैं जो सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में अर्धकुंभ है, लेकिन सरकार इसे पूर्ण कुंभ की तरह ही बनाने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासनिक अमले के साथ बीजेपी संगठन के लिहाज से भी 2027 बेहद चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी इसी साल प्रस्तावित हैं। चुनावी साल में प्रशासनिक अमले का बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी प्रशासन और सरकार को बेहद व्यस्त रखने वाली है। इसके चलते विपक्षी दल सरकार पर चुनाव को तय समय पर करने की मांग अभी से करने लगे हैं, जो सरकार के लिए बेहद चुनौती भरा। ये एक विडंबना है जहां सरकार का कार्यकाल भी जनवरी के प्रथम माह में समाप्त हो जाएगा, चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं अर्धकुंभ भी ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक अभी से एक दृढ़ फैसला कर किसी जो अर्धकुंभ को तो आगे नहीं कर सकता, पीछे नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव की निर्धारित घोषणा कर दे कि अर्धकुंभ के बाद करेंगे या अर्धकुंभ से पहले करेंगे। 22 की शुरुआत राज्य सरकार के लिए निश्चित तौर पर चुनौतियों भरी है, क्योंकि उस समय राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अर्धकुंभ की शुरुआत भी होनी है, नंदा राजजात यात्रा भी है, चारधाम यात्रा की शुरुआत भी उस समय होती है। तो सारी की सारी जो चुनौतियां हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के हैं, कैसे ये सारे आयोजन होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महाकुंभ चुनाव को कहा जाता है और अर्धकुंभ जो हमारी आस्था का कुंभ है, ये सब एक साथ आ रहे हैं। और नंदा राजजात जो है हमारा कार्यक्रम जो चमोली जनपद में होता है। देखिए, हमारे प्रदेश का सौभाग्य ये है कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या कुल 1,25,00,000 है और जो पिछले वर्ष में जो हमारे पास जो पर्यटक आए हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे सामान्य पर्यटन हो, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, जो हमारा जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जिसको आना जाना रहा है, वो लगभग 6 करोड़ है। अपने यहाँ पे 6 गुना है, जो सामान्य बात नहीं है। और हमारे लिए सुखद इसलिए है कि जब यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती है, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, हमारे लोकल लोगों को काम मिलता है इससे। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन हाँ, ये चुनौती ज़रूर है कि जब लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं
लोगों का आना, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हमको वो अवस्थापना सुविधाएं जो उनको देनी है वो हमारे ऊपर एक दबाव आता है, उसके लिए हमको लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उससे बेहतरी की उम्मीद करते हैं, हमको बेहतर करना भी पड़ेगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर साल 2027 आने वाले समय पर धामी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि धामी सरकार अभी से वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। साथ ही इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले साल में देवभूमि में करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती करोड़ों श्रद्धालुओं की व्यवस्था है, ताकि देवभूमि में आए करोड़ों श्रद्धालु कोई गलत संदेश न ले जाएं। हालांकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव को पूर्ण करना और भाजपा को विजयी बनाना, ये बात भी कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ाए है। अब ऐसे में देखना होगा क्या धामी सरकार ये सभी अग्नि परीक्षाएं पार करने में सफल हो पाएगी या विपक्ष सरकार की कमियों को जनता तक पहुँचाने में कामयाब होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का